मीडिया में भी होता है, न्यायपालिका में भी होता है, मेडिकल प्रोफेशन जो है डॉक्टरी, हर जगह की मैं बात कर रही हूँ। हम फिल्मी जो हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री है वहाँ पर भी होता है, हर जगह। आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं बयान टीवी। हर व्यक्ति का अपना एक अलग वजूद होता है, कुछ अहम किरदार तो कुछ अहम घटनाएं भी होती हैं जो सियासत में न्याय में नया मोड़ देती हैं। मौके और माहौल को मद्देनजर रखते हुए ऐसी खास शख्सियतों और घटनाओं से आपको रूबरू कराने की कतार में आज मैं एडवोकेट सीमा स्मृति कुशवाहा के साथ में हूँ, जिन्होंने निर्भया कांड को अंतिम जामा पहनाया था। हाथरस जैसे कांड की ये चश्मदीद गवाह भी रही हैं। करते हैं इनसे महिला उत्पीड़न पर बातचीत। सीमा कुशवाहा जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी। क्योंकि अच्छी बात ये है कि अगर इस तरीके की समाज में, देश में जो घटनाएं हो रही हैं और उनके पीछे जो लोग, हमारे जैसे लोग या अन्य लोग जो हार्ड वर्क करके बेटियों को न्याय दिला रहे हैं, महिला मुद्दे पर बात कर रहे हैं, तो उसी में से आपने मुझे इस लायक समझा कि आप आज हमसे वार्तालाप करने आई इस बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंसिटिव मुद्दे पर। जी जी सीमा जी, पुरुष प्रधान देश में महिला के लिए हर एक काम चुनौतीपूर्ण होता है। वकालत का तो वैसे ही बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। इस क्षेत्र में आने के लिए आपको कहाँ से प्रेरणा मिलती है? अगर हम प्रेरणा की बात करें तो हमारी जो आइडियल जिन माता सावित्रीबाई फुले, जी मेरा ऐसा मानना है कि आज अगर हम 21वीं सदी की बात करें तो शायद वो चैलेंज हमारे समक्ष नहीं है कि सीमा निकले और सीमा के ऊपर कोई कीचड़ फेंक दे। नो डाउट आज जो कीचड़ फेंका जाता है हमारी बेटियों पे, वो कमेंट रूपी कीचड़ फेंका जाता है, उनके कैरेक्टर को चरित्र हनन किया जाता है उनका, या फिर किसी न किसी तरीके से उनको कोशिश की जाती है रोकने की। लेकिन आज से करीब 190 साल पहले माता सावित्रीबाई फुले जी जब उस समाज में किसी बेटी को पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, आज तो उसको आगे बढ़ने की आज़ादी नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ने की आज़ादी बहुत हद तक मिल चुकी है। जहाँ पढ़ने की आज़ादी ना हो, जहाँ काम करने की आज़ादी ना हो, जहाँ फीमेल को घर की चार दीवारी से निकलने की आज़ादी ना हो, तो माता सावित्रीबाई फुले जी ने जब उस समय पर ये करके दिखाया कि वो देश की प्रथम अध्यापिका बनी, उन्होंने बच्चों के लिए स्कूल खोले, तो उनका जो चैलेंज था, मुझे लगता है उसके आगे हमारा चैलेंज कुछ भी नहीं। साथ ही साथ बात करूं मैं उसके बाद जो हमारी आइडल फातिमा बीवी जी की बात करेंगे कि एक स्त्री ही दूसरी स्त्री का साथ देने के लिए आगे बढ़ी, उन्होंने उनको जो सपोर्ट किया। उसके अलावा बहुत इतिहास हमारा भरा हुआ है। सिमोन द बोआवर की अगर हम बात करें, फ्रांस की वो राइटर हैं, पहली लेखिका हैं जो स्त्री मुद्दे पर उन्होंने लिखा, और वो फ्रांस की भले ही हैं लेकिन उन्होंने पूरे वर्ल्ड की महिलाओं की स्थिति के बारे में एक बहुत ही अच्छा आकलन करके सिस्टम को और साथ ही साथ समाज को समझ करके एक कंपाइल किया है। उनकी किताब है स्त्री उपेक्षा। उसमें तो ये सारे लोग मुझे इंस्पायर करते रहे। और साथ ही साथ अब जब हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जी रहे हैं, हमारा देश आज़ाद हो चुका है और हमारा संविधान भी महिलाओं को इक्वल आज़ादी की बात करता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा भी है ये कि मैं जिस समाज, जिस परिवार में अगर महिलाओं को फ्रीडम नहीं है, उनको इक्वल राइट नहीं दिए गए, वो समाज हमेशा पिछड़ा रहेगा। तो उन सारे विचार को आगे बढ़ाते हुए जब हम पढ़ाई कर सकते हैं, हम घर से निकल सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बेटियों या जो लोग शोषित, वंचित, पीड़ित हैं, जिनके साथ भेदभाव हो रहा, उनकी आवाज़ बन सकते हैं। तो अगर वहाँ से कंपेयर करेंगे तो मुझे लगता है मेरा स्ट्रगल कम है। और अगर आज के माहौल से कंपेयर करेंगे जहाँ पर लोगों के पास हमसे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, फैसिलिटी हैं, उनके पास अच्छी एकेडमिक उनकी रही है। मैं एक प्राथमिक विद्यालय जो कि हिंदी मीडियम का स्कूल है वहाँ से पढ़ करके आई, जहाँ पर हमारे लिए टाट पट्टी पर बैठ करके पढ़ाई करने वाले हम लोग बच्चे हैं जो, तो वो एक हमारा अलग चैलेंज रहा। हमारे पास रिसोर्सेज की कमी रही, हमारे पास बुक्स जो है वो अवेलेबल नहीं थी। तो ये सारे चैलेंज, अगर हम अभी वकालत की बात करें तो वहाँ पर एक अलग तरीके का चैलेंज है। वहाँ पर भी ये देखा जाता है कि कौन ऑक्सफोर्ड से पढ़ करके आया है और कौन, तो वो भी एक डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं हमें दिखाई पड़ता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है असंभव कुछ भी नहीं है। और वो उसी असंभव काम जो मुझे लगता है कि लग रहा था लोगों को
कि पता नहीं देश के अंदर पहली बार 4 लोगों को एक साथ फांसी होनी है, जी। वो हो भी पाएगी या नहीं। तो वो मैंने चुनौती थी आपके लिए। चुनौती थी। देश भी कभी कभी निराश हो रहे थे लोग, लेकिन मैंने कहा कि कुछ भी असंभव नहीं है, तो उसी असंभव आपने असंभव को संभव करके दिखाया। जी, बिल्कुल जी। सीमा जी, निर्भया से पहले और बाद में कितने महिला कांड हुए, पर निर्भया कांड अधिक सुर्खियों में आया। आपने जालिमों को सजा दिलाकर ही सांस ली। इस लंबे दौर में आपको किन किन परेशानियों का या चुनौतियों का सामना करना पड़ा? देखिए, निर्भया से पहले भी बहुत सारे क्राइम हुए, तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि निर्भया केस ही चर्चा में आया। आवाज उनकी भी उठती रही, लेकिन इतने बड़े लेवल पे आवाज नहीं उठी थी। पहली बार 16 दिसंबर 2012 को कि हमारे एक तो ये घटना देश की राजधानी की, जिसमें एक बेटी के साथ 6 लोग इस हद तक दरिंदगी करते हैं कि कोई जानवर भी ना करे, और उस बेटी को बस से फेंक दिया गया, सर्दियों की रात में पड़ी हुई है। और मीडिया, चूंकि पहले हमारा मीडिया भी हर जगह नहीं पहुंच, मीडिया के पास भी रिसोर्सेज नहीं थे, आम पब्लिक जो है हमारी, वो उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। और जब 2012 की बात करें तो मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ साथ अब लोगों के पास अपना एक प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया, ट्विटर, इंस्टा, ये सारे, राइट। तो इस पे भी वो आवाज़ बनी, तो एक इसको बहुत ज़्यादा बल मिला, और पूरे देश में ये मुद्दा जो था महिला सुरक्षा, निर्भया के राइट को लेकर के वो आया। लेकिन अगर हम बात करें कि हमारे स्ट्रगल की को क्या क्या हमारे पास चैलेंज आए, देखिए सबसे बड़ी जो चैलेंज मुझे लगता है साक्षी, मेरा अपना ओपिनियन है कि यही है कि हम अपने देश की बेटियों को सुरक्षित करें। हम 2 डायरेक्शन में हमें लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। एक जो डायरेक्शन है हमारा कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर हो और इम्प्लीमेंटेशन कानून का हो, उनका प्रवर्तन हो। अगर वो कानून बना है तो उन सारी चीज़ों की कमियां हमेशा देखने को मिलती हैं। और उससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमारे समाज में लोगों की मानसिकता बदले, सामाजिक रिफॉर्म की ज़रूरत है, सोशल क्रांति की ज़रूरत है महिलाओं के मुद्दे को लेकर के। और मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों लेवल पे हम फेल हैं। अगर हम फेल नहीं होते तो निर्भया केस जब हुआ, पूरा देश उबल रहा था, विदेश में भी हमारा इंडियन डायस्पोरा या हर किसी ने प्रोटेस्ट किया, आलोचना की। वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस आई, महिला सुरक्षा पे क्या क्या होना चाहिए, सीआरपीसी में बदलाव किया गया, जुवेनाइल एक्ट में, आईपीसी में, हर जगह अमेंडमेंट कर दिए गए। उसके बावजूद भी क्राइम नहीं रुके। इवन की क्राइम नहीं रुके, उसके साथ साथ जो क्राइम है वो उसी नेचर के हो रहे हैं। गैंगरेप बढ़ गए, बच्चियों के साथ क्राइम बढ़ गए, तो ये नहीं रुके। इसका मतलब ये है कि समाज में जो विकृति फैली हुई है, जो मानसिकता, उस पे हमने कलेक्टिवली प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं किया। आज भी अगर हम बात करें कि जितने भी कानून बने हुए हैं, उसमें समस्या ये होती है कि लोग कहते हैं कि 7 साल, 8 साल, 10 साल में उसको पनिशमेंट मिलेगा, केस डिसाइड होगा। लेकिन इसमें कमियां किसके वजह से? तो सिंपल सी बात है, इसमें घुमाने की कोई बात नहीं है। हमारी जुडिशरी प्रॉपर एक्टिव नहीं है, हमारा पुलिस सिस्टम प्रॉपर एक्टिव नहीं है, सेंसिटिव नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। और पॉलिटिकल विल पावर की बात करें तो कोई भी अभी तक देश का एक भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ जिसने ये कहा हो कि महिला सुरक्षा हमारी पार्टी का या इस सरकार का पहला उद्देश्य है, और जिसमें हम देश की 49% आबादी को सुरक्षित करना चाहते हैं। तो किसी की पॉलिटिकल विल पावर नहीं है। तो कई एक डायमेंशंस जो है उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारे परिवार के अंदर होने वाली परवरिश। वो परवरिश जो है वो मुझे लगता है कि समाज और सिस्टम बाद में डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है बेटियों के साथ, लेकिन हम अपने घर के अंदर सबसे पहले उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो वो ये लड़ाई जो है वो कलेक्टिवली परिवार को, समाज, देश, पॉलिटिक्स, हर किसी को मिलकर के लड़ने की आवश्यकता है। जी। तो जो चैलेंज निर्भया केस की मैं बात करूं तो मेरी जो लड़ाई थी वो सिस्टम से वो ये लड़ाई थी कि अगर आपने केस को फास्ट ट्रैक किया तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस 2 साल पेंडिंग क्यों है? तो ये तो डायरेक्ट हमारी लड़ाई है सर्वोच्च न्यायालय में कि आप हमारे केस को लिस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, लिस्ट कीजिए। वहाँ पर जो है उनका कहना है, जो पूरा रूल रेगुलेशन वहाँ का बना हुआ है कि जो केस पहले से पेंडिंग पड़े हम पहले उनको सुनेंगे, देन आफ्टर निर्भया केस को। अगर हम ऐसे बात करते हैं उन केसेस की, तो ये निर्भया केस जो है
2021 में लिस्ट होता। जी। अगर 2021 में लिस्ट होता तो ये कंप्लीट होता 2-3 साल और सुप्रीम कोर्ट में लगते 24-25 तक, और 24-25 में कंप्लीट होने का मतलब कि इस केस में उन अपराधियों को ट्रायल कोर्ट से सजा हुए करीब हो जाता 13-14 साल। जी जी। और जब 13-14 साल हो जाता तो वही माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमारा कह रहा है कि कम्यूट कर दिया जाएगा अगर किसी को फांसी की सजा दी गई और उसको सजा आपने एग्जीक्यूट नहीं की, उसको फांसी नहीं चढ़ाया, तो डिले के ग्राउंड पे उसकी फांसी की सजा आजीवन कारावास में परिवर्तित हो जाएगी। अब सोचने वाली बात यह है कि देखिए, सब कुछ सिस्टम की नेग्लिजेंसी, सिस्टम के लूप होल, सिस्टम के वजह से ही हो रहा है। एक सिस्टम की खामियों की वजह से एक बेटी पीड़ित हो रही है, डेथ हो जा रही है, रेप हो रहा है। सिस्टम की खामियों की वजह से टाइम पर न्याय नहीं मिल पा रहा है। सिस्टम की खामियों के वजह से ही जो अपराधी हैं वो फांसी की सजा से आजीवन कारावास में। तो ये पूरा सब कुछ इस पे मुझे लगता है प्रॉपर्ली वर्क करने की जरूरत है। जी। सीमा जी, वकालत करते आपको कितना समय बीत गया है? ऐसी स्थिति में सबसे उत्पीड़न किस वर्ग की महिलाओं के साथ महसूस किया गया? एक खास वर्ग की महिलाओं के साथ ही उत्पीड़न क्यों होता है? अगर हम देखिए, एज ए रजिस्टर्ड लॉयर में 15 साल मेरा कंप्लीट हो जाएगा। 15 साल 2000 मेरा 6 का रजिस्ट्रेशन है जी। और एज ए कहेंगे लॉयर वकालत करते मुझे 9 साल हो जाएगा फरवरी मंथ में जी। तो इतना हमारा ये अनुभव एक्सपीरियंस है मेरा। दूसरा जो आपका मुद्दा बात आपने जो क्वेश्चन किया है कि किस वर्ग की महिलाओं के साथ ज़्यादा हो रहा है। साक्षी जी, मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी कि अगर मेरे पास जब चार्जशीट आती है या मेरे पास जब FIR होती है और उस FIR में अगर SC/ST एक्ट लगा है या फीमेल जो है वो हमें बताती है कि मैम हम इस समुदाय से आते हैं, इस जाति से आते हैं, तो मैं पूछती हूँ। अदरवाइज मैं आज तक मेरी एक भी जो पीड़िता महिला है मैं कभी उसकी जाति नहीं पूछती हूँ। इवन निर्भया केस की मैं बात करूँ, मुझसे करीब सैकड़ों लोगों ने पूछा जी। लेकिन आज आपको मैं सच बताना चाह रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि निर्भया केस डिसाइड होने के बाद 20 मार्च 2020 को उनकी फांसी की सजा होने के करीब 1 साल बाद मुझे पता चला कि वो किस जाति की थी। ये सच है। दूसरा, मेरे पास हर जाति की महिलाओं के केसेस हैं जी। मुसलमान महिलाओं के भी हैं जी, ब्राह्मण महिलाओं के भी हैं, ठाकुर महिलाओं के भी हैं, हर धर्म की महिलाओं के केस हैं। लेकिन जब हमारे पास दलित महिला का केस आता है जी जी, तो उस केस में हमने कुछ चीज़ें डिफरेंट देखी जी। अगर मैं हाथरस केस की बात करूँ, हाथरस केस में मैं एक चीज़ मैं महसूस कर रही हूँ, इस पूरे सिस्टम में पुलिस से लेकर के कोर्ट कचहरी तक कि वहाँ पर वो जो डिस्क्रिमिनेशन समाज के अंदर है, जो भेदभाव, वो बहुत छोटी चीज़ है। क्योंकि समाज में लोग भेदभाव कर रहे हैं, वो इतने पढ़े नहीं है, इतने जागरूक नहीं है मुद्दों को लेकर के, उन्होंने संविधान उनको नहीं पता है। लेकिन जो लोग संविधान की नॉलेज रखते हैं, जिनको पता है सिविल राइट एक्ट 1955 क्या है, जिनको पता है SC/ST एक्ट जो वो है अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिटेड करता है, जिनको पता है कि संविधान का आर्टिकल 17 जो है अस्पृश्यता, छुआछूत, इसको वो अपराध मान रहा है, उसके बावजूद भी सिस्टम में बैठे लोग, DM, पुलिस, SDM, कोर्ट, जजेज, ये वकील, ये सब भेदभाव करते हैं। क्योंकि मैं हाथरस केस में इस चीज़ को फील करती हूँ। मैं एक अभी ट्रायल की बात कर रही हूँ। ट्रायल के दौरान डिफेंस लॉयर जो है, बचाव पक्ष के वकील पूछ रहे हैं, तुम्हारी बेटी कब मर गई थी? तो मैंने कहा मर नहीं गई थी, मृत्यु हो गई थी, मर्डर कर दिया गया था। आप भाषा शैली उनकी देखिए, उनको एक समाज की महिला, जिसकी हम डिग्निटी की बात करें, जो हमारे बीच में नहीं है, उस स्त्री का, उस फीमेल को, उनको ये कहने में भी तकलीफ है सम्मानपूर्वक कि उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन जब सार्वजनिक मंच पर बात होती है तो एक जनरल कैटेगरी, सवर्ण समाज या और समाज की बेटियां की मृत्यु होती है और दलित की बेटी मरती है जी। ये जो भाषा के आधार पर भी डिस्क्रिमिनेशन है, ये हर जगह दिखाया जाता है जी। अगर हम इस पूरे कल्चर की बात करें
तो नो डाउट मैंने साक्षी जो चीज़ महसूस की है, हमारे देश में जो रिसोर्सेज जिनके पास हैं, जिनके पास फैसिलिटी है, जिनकी एकेडमिक अच्छी है, जिनके पास संसाधन है, डेफिनेटली वो उनको उस संघर्ष से नहीं गुजरना पड़ रहा है जो इस देश की गरीब तबका गुजर रहा है। और उस गरीबी का अगर हम आकलन करेंगे तो ज़्यादातर गरीबी का आकलन इस देश में SC ST और OBC माइनॉरिटी में भी गर्ल्स वो लोग हैं। जब उनके पास संसाधन नहीं है, एक बच्ची जो है पैदल चल करके जा रही है जी, किसकी बच्ची गांव में पगडंडी से होते हुए पैदल जा रही है। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि और भी समाज की बेटियां नहीं जा रही, दलित या सवर्ण समाज की, लेकिन जहाँ पर दलित समाज की बेटी की बात आती है तो वो इजी टारगेट होती है जी। और ये सच है, चाहे मेरे पास बिहार के भी मैटर हैं, जब सबसे पहले FIR के लिए कोई दलित समाज का व्यक्ति जाता है तो उसको ना सस्पेक्टेड की नज़रों से देखा जाता है। ठीक है, हाथरस केस पूरे देश में सब लोग जान रहे हैं। और अगर इस केस की बात करें तो लोगों ने क्या बनाने की कोशिश की इसको कि हाथरस केस जो है SC ST एक्ट कहता है कंपनसेशन की बात, और इनको कंपनसेशन लेने के लिए इन्होंने ये सारा कुछ किया है। जबकि इस केस में पूरी अगर बात करें प्राइमरी लेवल पे पुलिस की ही नेग्लिजेंसी से लेकर के ये मुद्दा ऐसा बनता चला गया, और लास्ट में उस बेटी को भी नहीं, हम करीब 14-15 दिन बेटी हॉस्पिटल में रही, बचा भी नहीं पाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। वही मैं कहती हूँ कि किसी और समाज की बेटी होती तो शायद उसको अलीगढ़ ना रख करके, बांग्ला हॉस्पिटल ना रख करके डायरेक्ट एम्स में आती, सफदरजंग में आती और वो बच जाती। ये हो गया, ये दलित समाज के प्रति जो भावना अभी भी समाज में व्याप्त है और जिसको पूरी तरीके से फलने फूलने का जो मौका है वो हमारा सिस्टम में बैठे लोग दे रहे हैं। ये इसलिए, अदरवाइज समाज तो उन्हीं लोगों को फॉलो करता है जो समाज में आगे निकल गए, लेकिन जब वो देखता है कि ये लोग खुद डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तो फिर उसको बल मिलता है। वो चीज़ हाथरस केस में देखने को मिला। दूसरे केस की मैं बात कर रही हूँ, फरीदाबाद में एक बेटी निकिता तोमर हत्याकांड हुआ। अब उस बेटी को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। वो बेटी दलित समाज से नहीं थी, वो मुस्लिम भी नहीं थी, उसको क्यों मार दी गई? तो इस देश के अंदर जो मैं देख रही हूँ कि नो डाउट दलित समाज की बेटी इजीली टारगेट हो जाती है, लेकिन जैसे मैं देख रही हूँ वो किसी भी समाज की बेटी के साथ क्राइम हो रहा है, चाहे वो ब्राह्मण की हो, दलित की हो, OBC, किसी भी समाज की, कहीं पर भी उनको, क्योंकि जो क्रिमिनल माइंडसेट के लोग घूम रहे हैं जिनकी मानसिकता गंदी है, वो नहीं पूछते हैं कि तुम किस जाति की हो। दिल्ली में निर्भया के साथ क्राइम हुआ तो नहीं पता था ना उनको, जो अपराधी हैं, ठीक है। तो ऐसे भी क्राइम हो रहे हैं और ऐसे क्राइम बहुत ज़्यादा है। तीसरी जो कैटेगरी है इस देश के अंदर बेटियों के साथ क्राइम होने की, वो है अपने नियरेस्ट रिलेटिव के द्वारा क्राइम। अगर आप NCRB का डाटा उठा के देखेंगे तो ज़्यादातर रेप मैटर्स जो हैं वो लोग कर रहे हैं जो नेबर हैं, जो रिलेटिव हैं। इसका मतलब वहाँ कास्ट और कुछ भी मैटर नहीं कर रहा, वहाँ मैटर कर रही है मानसिकता फीमेल के प्रति गंदी। तो साक्षी इसमें जो है कई एक तरीके से फीमेल का शोषण किया जा रहा है। अगर हम मैट्रिमोनी डिस्प्यूट की बात करें, वहाँ पर भी तो मर्डर हो रहे हैं, रेप भी किए जाते हैं फीमेल के। एक हमारे पास केस है, एक बेटी शादी करके गई, मुस्लिम समाज की है, उसके जेठ, उसके ननदोई, उसके हस्बैंड ने मिल करके गैंग रेप किया। अब बताइए आप कि वहाँ पर जा करके जो बेटी शादी करके एक उस परिवार में जा रही है जो हमारे इंडिया का पूरा सिस्टम है जिसमें कहा जाता है ससुराल उसका अपना खुद का घर होने वाला है, वहाँ क्राइम। तो हमारी बेटियां तो कहीं सुरक्षित ही नहीं है। तो ये जो मुद्दा है ये देश की 49% आबादी का है, और उस 49% आबादी में जिस तबके की महिलाएं, जो समाज हमारा सबसे शोषित पीड़ित रहा है, तो उस समाज की महिलाओं के साथ ज़्यादा है। तो इस तरीके से इसको, इस एंगल से मुझे लगता है कि मैं देखती हूँ। सीमा जी, मीडिया के द्वारा भी महिला उत्पीड़न बाहरी स्तर पर सुर्खियों में आ जाता है। आप लंबे समय से न्यायपालिका से जुड़ी हैं, क्या न्यायपालिका के अंदर भी महिला के साथ उत्पीड़न होता है? यदि हाँ तो किस रूप में होता है, किस प्रकार से? बिल्कुल, मीडिया में भी होता है, न्यायपालिका में भी होता है, मेडिकल प्रोफेशन जो है डॉक्टरी, हर जगह की मैं बात कर रही हूँ। हम फिल्मी जो हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री है वहाँ पर भी होता है, हर जगह। मी टू कैंपेन एक ऐसा कैंपेन था साक्षी, जहाँ पर जुडिशरी से लेकर के हर डिपार्टमेंट विभाग में काम करने वाली महिला फ्रंट पर आई। वो महिला जो दूसरे महिला के अधिकारों की लड़ाई लड़ रही, वो खुद उत्पीड़ित है, पीड़ित है। तो नो डाउट ये प्रोफेशन भी अछूता नहीं है, जुडिशरी
और इसका एक सबसे बड़ा जो उदाहरण है मुझे लगता है वो हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिटायर हो चुके हैं रंजन गोगोई जी, उन पर एलिगेशन लगा सर्वोच्च पद पर जुडिशरी में बैठे व्यक्ति पे। तो ये तो साफ साफ सभी लोग जानते हैं। और देखिए हमारा जो जुडिशरी है, जो आर्टिकल 21 कहता है, जो नेचुरल जस्टिस की बात करता है, नेचुरल जस्टिस कहता है कि जो क्रिमिनल है जिसके ऊपर एलिगेशन है वो किसी भी जगह पर वो अपने ही केस का कैसे ट्रायल कर लेगा। लेकिन रंजन गोगोई जी ने अपने ही केस का ट्रायल किया। जो पीड़िता थी जिसने उन पर एलिगेशन लगाए हरासमेंट के, उसको उससे सस्पेंड किया गया ऑफिस से। और बाद में जब सुप्रीम कोर्ट की महिलाएं एकजुट होकर के गई वहाँ पर एडवोकेट, तो उनको लेना भी पड़ा। अगर वो एक्चुअल में इनोसेंट थे तो फिर उनको क्यों लिया गया और अपना ट्रायल करके अपने आप को बरी कर लिया। तो चूँकि मेरा ये एक और मानना है कि ये जो लड़ाई फीमेल की 49%, डिपार्टमेंट की लड़ाई हो सकती है, परिवार में प्रॉपर्टी की लड़ाई हो सकती है, जॉब्स की लड़ाई हो सकती है, लेकिन एक जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो पैट्रियार्किकल माइंड से, जो पितृसत्तात्मक समाज है, उस समाज से डायरेक्ट फाइट है। और वो समाज ये हम मान के ना चलें कि अगर जुडिशरी में कोई जज है तो वो फीमेल का हरासमेंट नहीं कर रहा होगा, ऐसा नहीं मानना चाहिए। अगर कोई पत्रकार है तो वो बहुत ही प्रोग्रेसिव हो जाएगा और वो फीमेल का नहीं करेगा, हरासमेंट कर रहा है। एडवोकेट है कि वो वकालत कर रहा है, ऐसे भी एडवोकेट होंगे जो महिलाओं के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वो खुद उत्पीड़ित कर रहे हैं, अपने साथ में काम करने वाली कलीग्स का कर रहे हैं। दिल्ली में वकालत करना आसान है, अभी रूरल एरियाज में चले जाइए, फीमेल की स्थिति जो है इतनी दयनीय है। एक तो ये फील्ड ऐसा है जहाँ पर आपको बहुत ही डेयरिंग होना पड़ता है, बहुत नॉलेजेबल होना पड़ता है, आपको बहुत वोकल होना पड़ता है, आप हर तरीके के व्यक्तित्व को फेस कर रही हो। तो हमारे देश के अंदर जो एक करेक्टर को डिफाइन किया गया, तो फीमेल का करेक्टर, डेयरिंग वाला करेक्टर फीमेल का पसंद नहीं आता, वो करेक्टर उसका पसंद आता है सिंपल सीधी सच्ची भोली लड़की। अब वो सिंपल सीधी सच्ची भोली लड़की एक डेयरिंग वकील के सामने खड़े होकर कैसे फाइट करेगी। एक क्रिमिनल अगर आ गया 302 का मुकदमा, जो कह रहा है आकर के वहाँ साइड में पिस्टल निकाल करके रख रहा है कि मैडम हमने 3 मर्डर किए, हमें बचा लो। एक मेल पर्सन वो कॉन्फिडेंस से है, ठीक है। आपने एक मूवी देखी होगी वो सीरीज मिर्जापुर, उसमें वो क्लाइंट कोई आता है और वो वकील को धमकाता है तो वकील भी अपनी पिस्टल निकाल, वहाँ डेयरिंग है दोनों, उनको पता है सोसाइटी में एक्सपोजर मिला है वकीलों को, जो मेल पर्सन। एक फीमेल को उस लेवल पे आकर के वकालत करने के लिए सबसे पहले उसको उस कॉम्पिटिटर सिस्टम से लड़ना है जो उसको आगे नहीं बढ़ना देना चाहता है, उस परिवार से लड़ना है जो बेटियों के वकालत के प्रोफेशन को पसंद नहीं कर रहे हैं, उस समाज से लड़ना है जो समाज ये कहता है कि शादी करने के लिए वकील बहू नहीं चाहिए। तो ये रियलिटी है। आप बताइए, अब वकीलों को कोई पसंद नहीं करता। आप ये नहीं, वकीलों को करते हैं लोग, फीमेल वकील को ये सोसाइटी सीमा को एक अच्छी लॉयर के रूप में, निर्भया को जस्टिस दिलाया पसंद करते हैं। लेकिन क्या मेरे घर में उस तरीके से, हालांकि मैं कहूँगी कि ये अच्छी बात है कि मेरे फादर पॉलिटिकल थे, वो समझते थे, उनके सामने भी आर्ग्यूमेंट करती थी, भाइयों के सामने बैठ के अभी डिस्कशन करती हूँ और हमेशा से आदत रही। पहले थोड़ा सा डांट दिया जाता था, मदर भी जो है वो बोलते थे बहुत बोलती हूँ ससुराल में क्या होगा। अब एक तरफ मुझे लगता है कि जो फीमेल बोलेगी नहीं घर में, अगर हम अपनी बेटियों को बात नहीं करने देंगे, बोलने नहीं देंगे, तो कैसे समाज में अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ वो खड़ी हो पाएंगी। कैसे वो बेटी जाकर के वकालत करेगी, कैसे वो बेटी आंदोलन करेगी, कैसे वो बेटी पॉलिटिशियन बनेगी। तो समाज में, घरों में उनको सबसे ज़्यादा बोलने दिया जाए, लड़ने दिया जाए। और मुझे लगता है हमारे देश के अंदर बेटियों को पहली लड़ाई अपने घर से ही शुरू करनी चाहिए। वो लड़ाई जो है अपनी प्रॉपर एजुकेशन, अपने भाइयों के तरीके से, वो लड़ाई है अपने एक्सपोजर की, घर से बाहर निकलने की, दुनियादारी को सीखने समझने की, खेलने की लड़ाई है, स्पोर्ट्स की लड़ाई है, जिम जाने के लिए लड़ें, डांस सीखने के लिए लड़ें, हर चीज़ के लिए, क्योंकि एक्सपोजर इन्हीं चीज़ों से मिल रहा है। सिर्फ एकेडमिक जो है एकेडमिक से कुछ नहीं होने वाला, वो सिर्फ आपका एक सर्टिफिकेट है जो आपकी नौकरी को तो सिक्योर कर सकता है, लेकिन आपके व्यक्तित्व का डेवलपमेंट नहीं कर सकता है। और साथ ही साथ प्रॉपर्टी की जो लड़ाई है, पिता की इक्वल प्रॉपर्टी में फीमेल का भी अधिकार है, बेटियों का, तो बेटियों को फ्रंट पर आकर के वो लड़ाई भी लड़नी है अपने पिता से संपत्ति लेने का।
हम देश के सिटीजन हैं, लेकिन इस देश के अंदर मेरी ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं है फीमेल के पास। क्यों नहीं है? उस पर हक अधिकार सिर्फ पुरुषों का है, चाहे वो फादर के रूप में हो, ब्रदर के रूप में हो, हस्बैंड के रूप में हो, तो उसका भी तो हक अधिकार होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर मुझे लगता है चीज़ें बदलेंगी तो बदलाव होगा। जी सीमा जी, महिला उत्पीड़न को आप किस प्रकार से कम कर सकती हैं? इस विषय में आपके क्या अनुभव है? देखिए, मैं जो है मेरा अपना जो मानना है, एक लेटेस्ट हम आपको एग्जांपल देते हैं। मध्य प्रदेश में अभी हम सागर में गए थे, एक कार्यक्रम था वहाँ पर, और जिन लोगों ने मुझे इनवाइट किया था उनका मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगी। उनकी 2 बेटियाँ थी, हैं 2 बेटियाँ हैं उनकी। उनका ये कहना था कि दीदी, आपने जो भाषण दिया और आपने जो जिस तरीके से हम लोगों के साथ बैठी और आपको जो हम लोग देख रहे थे, कहते हमारे परिवार में कम से कम 20 साल से 15 साल से ये एक बहुत बड़ा कमेंट चलता था कि 2 बेटियां हैं, बेटे नहीं है, क्या होगा, बेटे तो होना चाहिए। तो उस दिन से ऐसे लग रहा है कि एक बहुत बड़ी लेवल पे बदलाव समाज हमारे परिवार के अंदर मुझे देखने को मिला। तो कम से कम वो बात हम फ्रंट पर बोल रहे हैं और उसको अगर समाज में लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं बेटियां भी, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे साथ जुड़ने वाला मुझे लगता है कि कहीं पर भी मैं जाती हूँ, माता सावित्रीबाई फुले की अगर मैं बात करती हूँ तो वो मेरी बात जो है वो कभी महात्मा ज्योतिबा फुले के बिना कंप्लीट नहीं होती है। तो मेरा समाज के लोगों से ये कहना होता है, लोगों के देश के लोगों से, कि आप उनकी प्रतिमा पर सिर्फ माल्यार्पण मत कीजिए, उनके विचारों पर, उनके आदर्शों पे चल के अपने घर में सावित्रीबाई को पैदा कीजिए। आप एक तरफ तो माल्यार्पण कर देते हैं, दूसरी तरफ जा करके अगर पत्नी ने ठीक से खाना नहीं बनाया तो हाथ भी उठा देते हैं। तो मुझे लगता है कि आप दोगले व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। तो ये सारी चीज़ें तो खत्म करनी होंगी और हो भी रही हैं, और ऐसा मैंने बहुत देखा है। मैं देखती हूँ कि हमारे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं, लोग कहते हैं मैम मैं मेरी बेटी एडवोकेट बनना चाहती, मैम मैं अपनी बेटी को फ्लैट दे दिया, हमने अपने बेटे के बराबर हम उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा। यही तो मैं कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ। दूसरा मेरा ट्रस्ट है समृद्ध भारत ट्रस्ट। मेरा उद्देश्य है इस ट्रस्ट के माध्यम से हम देश के हर घर तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, जहाँ एक छोटा सा 3 साल का बच्चा जिसको पूरी दुनिया देखनी है, जिसको परिपक्व हो करके इस समाज में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करना है, वो हमारी बेटियों के बारे में क्या सोच रखेगा, ये सोच उसकी है, वो वहाँ से परिवर्तित होना शुरू होगी। तो हमारा उद्देश्य स्कूल कॉलेज में और उन घरों तक पहुँचना अपने समृद्ध भारत ट्रस्ट के माध्यम से, कि उन बच्चों को पकड़ पाएँ। तो बेटियों के साथ तो क्राइम रुकेंगे, लेकिन जिनके बेटों को हम फांसी की सज़ा करवा रहे हैं शायद वो भी फांसी के फंदे पे नहीं झूलेंगे। ठीक है, तो ये काम में मिलकर कर रहे हैं हम लोग। सीमा जी, निचली अदालत हो या उच्च अदालत, केस फाइनल करना आम महिला के बस की बात नहीं होती है। क्या अदालतों में भी ऐसा कोई सेल है जिसके माध्यम से गरीब महिला केस फाइल करके न्याय पा सकती है? हाँ बिल्कुल, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लोगों को नहीं पता होता है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें, यहाँ पर DSLA है दिल्ली में, जहाँ हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है, जहाँ पर निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क लीगल सहायता दी जाती है। एक तो है कि आपको जो है सरकारी वकील मिलेगा क्रिमिनल मैटर में, वो तो होता ही है, जिसमें APO बोलते हैं, कहीं ADPO बोलते हैं, वो आपका मुकदमा लड़ते ही हैं। लेकिन एक समस्या ये कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस लीगल प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो कुछ हाई प्रोफाइल केसेस को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी केसेस में उनकी नेग्लिजेंसी रिफ्लेक्ट होती है। डेट पर नहीं आएंगे, प्रॉपर तरीके से कभी कभी तो फाइल भी रीड नहीं की होती है उन वकीलों ने, या बहुत सारी कंप्लेन मेरे पास जो है फीमेल आती हैं, उनका कहना है कि मैम मैंने लीगल सर्विस कमीशन, लीगल सर्विस जो DSLA है उससे अगर मैंने हेल्प ली तो वो फीमेल जो है एडवोकेट या मेल, वो हमसे पैसे मांगते हैं। अब वो गई वहाँ पर फ्री में करने के लिए, लेकिन उनसे वहाँ पर भी पैसे मांगे जा रहे। तो ये सर्विसेज जो है ये लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी फीमेल को, कि अगर कोई आपसे वहाँ पैसे भी मांग रहा है तो आप ऑब्जेक्शन करिए, आप कंप्लेन कर सकते हो हायर अथॉरिटी में, जिस कोर्ट में आपका मुकदमा है आप वहाँ पर बोल सकते हैं डायरेक्ट, आप डरिए नहीं, आप बोलिए। और अगर सरकार ये सर्विस प्रोवाइड करवा रही है तो उसका आप उपयोग करिए। और जब भी आपको लगता है कि आपको अपना केस फाइट करना है, तो जहाँ थाने में आप FIR करवा रही हैं, CW सेल में FIR करवा रही, उन लोगों से बात करिए, उनको बोलिए आपके हमारे पास पैसे नहीं है, हम वकील प्राइवेट नहीं रख सकते,
हमें वकील चाहिए तो वो उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और ये हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक है, ये व्यवस्था पूरी जगह है, जिसका फ़ायदा हमारी फीमेल, मेल इवन की जो बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे गरीब लोग हैं वो लोग भी उठा सकते, मेल पर्सन भी। सीमा जी, कंगना रनौत जैसी अभिनेत्रियों को सुरक्षा मिल सकती है, फिर दलित महिला वकीलों को क्यों नहीं मिल सकती, जबकि महिला वकील जिंदगी के अहम फैसले लेने के लिए कोर्ट में पेश होती है? देखिए, हमारे देश में मुझे लगता है कि एक ट्रेंड चल गया है जी, जो जितना आलोचनात्मक कहेंगे या जिसको कहेंगे कि फालतू शब्द का तो नहीं यूज करेंगे, कंट्रोवर्शियल चीज़ें कहेंगे, अगर वो बोलता है और उसको लोग पसंद करते हैं, क्योंकि हमारे देश में दो कैटेगरी भी एक तरीके से बन गए हैं, विंग बन गए हैं। अब कंगना जी राणावत जी को राइट विंग का बोला जाता है, राइट विंग की सरकार है हमारे देश के अंदर, तो उनको इजली दे दी जाएगी क्योंकि वो उनका नैरेटिव गढ़ रही हैं, उनके नैरेटिव को प्रमोट कर रही हैं। अब सीमा जो है वो इस देश के सिस्टम जो फेलियर रहा है उस सिस्टम के खिलाफ है। अब वो सिस्टम हमें क्यों सुरक्षा देगा? लेकिन मेरा ये मानना है कि जहाँ पर किसी भी देश का सिस्टम अगर न्यूट्रल वर्क करता है, तटस्थ होकर वर्क करता है, तो उसको सुरक्षा कंगना रनावत को भी देनी चाहिए और साथ ही साथ सीमा को भी देनी चाहिए, क्योंकि हम इस देश के नागरिकों के लिए फाइट कर रहे हैं, तो देश में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम कंट्रोवर्शियल चीज़ें नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा कोई योगदान नहीं है देश में। तो ये निश्चित रूप से कहेंगे कि सरकार का भेदभावपूर्ण रवैया है। हमने मांग भी की थी, हाथरस गैंगरेप मर्डर केस की बात करें तो हमें कोर्ट के अंदर आकर के वकील धमका रहे थे। अभी भी मुझे एक गाड़ी स्कॉट करने आती है जब मैं दिल्ली से हाथरस केस फाइट करने जाती हूँ, जिस दिन डेट होती है, लेकिन मुझे पता है कि वो गाड़ी क्या करेगी, जहाँ पर हमारे लिए निरंतर खतरा बना रहता है 24 घंटे, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए मुझे दी जाती है, उसी दिन के लिए। तो मैं अभी भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि देश के प्रधानमंत्री को कि देखिए कंगना रनावत जी जो है वो नैरेटिव कर रही है और आपकी बेटी आपकी तरह काम करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो निश्चित रूप से अगर आप मुझे भी प्रोटेक्ट करेंगे तो मैं और सारी बेटियों को प्रोटेक्ट करूँगी, आपकी जिम्मेदारी थोड़ी सी कम हो जाएगी ना। साक्षी शायद सही बोले, हमारे आपकी जैसी बेटियां जब आवाज़ उठाएंगी, काम करेंगी, तो देश के नेताओं की जो काम जो होगा उनका कि वो भी रिफॉर्म करेंगे, नहीं कर पाएंगे तो हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, तो हम देश की बेटियों को प्रोटेक्ट करना उनकी जिम्मेदारी है। जी जी, कहने को तो न्यायपालिका स्वतंत्र है, पर अक्सर देखा गया है कि इस पर भी अप्रोक्ष रूप से राजनीति का प्रभाव रहता है, ऐसा क्यों? देखिए, इस पर हम बहुत ऐसा तो कमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम जुडिशियरी की हमारे संविधान की बात करें तो न्यायपालिका से कार्यपालिका का पूरी तरीके से पृथक्करण है। इसमें अलग अलग तरीके से दोनों के अपने क्षेत्र बटे हुए हैं काम करने के, लेकिन ये पूरा सिस्टम ऐसा है कि जुडिशियल अगर हम रिफॉर्म की बात करें वो रिक्वायर्ड। उसका कारण ये है कि जो भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो भले ही हम कहें कि ये अपॉइंटमेंट्स जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अपॉइंटमेंट कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के साथ साथ जो जुडिशरी में पहले से बैठे हमारे लोग हैं, जजेज हैं, एडवोकेट हैं, जिनकी सालों की वकालत, खानदानी वकील जिनको बोलते हैं, उनका इन्फ्लुएंस रहता है। इसी वजह से जो लोग पहले से एडवोकेट हैं, पहले से जजेज हैं, आप देखेंगे कि जुडिशरी में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो सेकेंडरी चीज़ हो गई। वहाँ पर सबसे ज़्यादा भाई और भतीजावाद का आरोप लगता है कि वही खानदानी बनेंगे, लोग जजेज बनेंगे। तो एक ये बहुत बड़ा सच है। और दूसरा क्या है कि जो वहाँ पर एडवोकेट भी अपॉइंट किए जा रहे हैं वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होते हैं। सरकारी अगर वकीलों की बात करें, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में एक होता है कि जो ADPO वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं स्टेट लेवल के, वहाँ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपॉइंट होते हैं, लेकिन सरकारी वकील भी अपॉइंट वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से हो रहे हैं, ठीक है। पैनल में किसको रखा जाएगा, कौन कौन, तो वो चीज़ें जब हैं, जब वो ड्यूरिंग केस वो रिफ्लेक्ट होती हैं कि किस डायरेक्शन में भी केस को ले जाया जाएगा। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं कहेंगे डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट रूप में रिफ्लेक्ट होती हैं। और ये रिफ्लेक्शन आपको जब दिखेगा तो आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे कि ये एक वही केस बीजेपी की सरकार में, अगर मैं क्रिमिनल केस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे केसेस की बात कर रही हूँ जो पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड केस है। बीजेपी गवर्नमेंट में वो केस जो है वो उसमें जजेज बेंच कुछ और जजमेंट दे रही है और जब किसी और की गवर्नमेंट आती है तो पलट दिए जाते हैं।
और इवन की अगर हम बात करें हमारे देश का सबसे जो एक बड़ी बेंच बैठी थी केशवानंद भारती केस में 13 जजेस की बेंच थी, तो उसमें भी निर्णय को पलटा गया था। इसका मतलब है कि टाइम टू टाइम चीज़ें जो हैं जुडिशरी में अकॉर्डिंगली सिचुएशन जो है क्या बन रही परिस्थितियाँ वो बदल दिए जाते हैं, लेकिन अप्रोक्ष रूप से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहता है, इसमें नो डाउट। जी सीमा जी, न्यायपालिका में क्या महिलाओं का कोई संगठन है, महिला वकीलों का, जिसके माध्यम से अपने आप को संगठित महसूस कर सकें? देखिए इस तरीके के कोई पर्टिकुलर कहेंगे कि संगठन सिर्फ महिला वकीलों का नहीं है, उसमें ये है कि लोगों ने अपने संगठन बनाए हुए हैं और लीगल हेल्प के लिए संगठन बनाए हुए हैं जिसमें मेल फीमेल दोनों काम करें, क्योंकि इस फील्ड में आकर के आगे जाकर के अगर हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लेवल की बात करें तो यहाँ आकर के फीमेल भी जो है अपना वर्क करते करते वो न्यूट्रल हो जाती है। उनको लगता है कि अगर हम इक्वल लेवल पे काम करें तो फीमेल ही सिर्फ यूनाइट होकर के क्यों करेंगी, उसमें मेल पर्सन भी जुड़े हुए हैं महिलाओं के लिए। और अगर साउथ इंडिया की कहीं की बात करें तो संगठन बने होंगे, नो डाउट होने भी चाहिए, क्योंकि अभी कुछ समय पहले माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने कहा था कि फीमेल का रिप्रेजेंटेशन जो है वो कम है जुडिशरी के साथ साथ, इसमें जजेस बनने के साथ साथ जो बार काउंसिल है, हमारे स्टेट बार काउंसिल है, हमारी सेंट्रल बार काउंसिल है सुप्रीम कोर्ट का, यहाँ पर भी उनका रिप्रेजेंटेशन है। तो उन्होंने तो डायरेक्ट ये बात बोली थी, तो कई एक जो महिला संगठन है वो सब उनके फेवर में आ गए थे कि ये सब तो इस तरीके के हैं, लेकिन ऐसे कहें कि एक बहुत बड़ा संगठन पूरे नेशनल लेवल पे वर्क कर रहा हो वो इस तरीके नहीं है। जी अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ। तो आज जो हमारे साथ आज ये वकील सीमा कुशवाहा थी, इन्होंने बताया कि आप सबसे पहले अपने परिवारों में समानता का लेकर के आइए, अपने बच्चों से बातचीत कीजिए, तभी हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, बिना उसके हम परिवर्तन नहीं ला सकते। तभी शायद हो सकता है जो क्राइम हो रहे हैं वो कम हो जाए। आपको वीडियो कैसी लगी हमें नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी साहित्यिक और सांस्कृतिक खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया।